अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो कनेक्ट हो चुके हैं। हम लोगों ने कल जो है वो वेक्टर्स वाले चैप्टर को के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, और प्लस हम लोगों ने वेक्टर्स चैप्टर को कंप्लीट भी किया था। उसमें जो टॉपिक्स हमारे पास इंक्लूड थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 के बाद हमारा जो यूनिट नंबर 2 है, उस यूनिट नंबर 2 का जो नाम है वो है फोर्स एंड मोशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 2, विच इज फोर्स एंड मोशन। यूनिट नंबर 2, फोर्स एंड मोशन। ठीक है, हमारे अगर एमडीकैट सिलेबस की बात करें तो एमडीकैट सिलेबस में जो हमारे पास यूनिट्स इंक्लूड हैं, उन यूनिट्स में एक हमारे पास ये वाला जो चैप्टर है फोर्स एंड मोशन वाला, ये एक बड़ा चैप्टर है। और प्लस एक वेव्स वाला जो चैप्टर है, वेव जो फर्स्ट ईयर में आता है, आगे जाके आएगा, एक ये बड़ा हमारे पास चैप्टर होता है। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़े दो चैप्टर्स होते हैं हमारे पास, फोर्स एंड मोशन और वेव्स वाला जो चैप्टर है। बाकी इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स इंक्लूड हैं उनमें सिलेक्टेड टॉपिक्स इंक्लूड हैं, जाहिर सी बात है, वो पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं है, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं हम लोग उन चैप्टर्स के अंदर। तो खैर ये स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, इसको देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, डिपेंड करता है हमारे पेस के ऊपर कि किस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। खैर, फोर्स एंड मोशन, काफी सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है, और ये भी बेसिक्स में आ जाता है फिजिक्स की। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन से। रेस्ट और मोशन, हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं किस तरीके से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पर मौजूद है और वो उसी पोजीशन पर मौजूद है, वो अपनी पोजीशन से नहीं हट रहा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, और हमें कैसे पता चलेगा वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो हमें पता चलेगा उस ऑब्जेक्ट के आसपास सराउंडिंग से। ठीक है ना। तो सराउंडिंग, आपके आसपास जो या हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स होती हैं, बेसिकली हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं वही हमें बताती हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द रेस्ट और अबाउट द मोशन जब तक उस ऑब्जेक्ट के आसपास सराउंडिंग नहीं है। ठीक है ना। तो सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो हम कह देते हैं वो रेस्ट में है, और सराउंडिंग्स के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है तो इसका मतलब वो मोशन में है ना। सो रेस्ट की डेफिनेशन सिंपल सी, हम लिखते हैं कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज its position WRT, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, तो सच स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट। सराउंडिंग्स को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं, सराउंडिंग को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं एक क्लासरूम में मौजूद हूं तो मेरी जो सराउंडिंग है वो क्लासरूम कहलाएगी, या मैं कहूंगा कि मैं अगर क्लासरूम में मौजूद हूं तो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मेरा ये क्लासरूम जो है ये क्लासरूम कहलाएगी। अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो आपकी सराउंडिंग आपका रूम है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रूम है। तो अगर आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से जहां पर आप अभी मौजूद हैं, या आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जहां आप अभी मौजूद हैं, अगर आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक एक ही जगह पे मौजूद हैं, अपनी एक ही पोजीशन पर मौजूद हैं, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप रेस्ट में हैं। और अगर आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, उसी सराउंडिंग्स के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज करते जाएं, तो इसका मतलब आप स्टेट ऑफ मोशन में आ गए, है ना।
तो पोजीशन का चेंज ना होना और पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स या विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरीके से स्टेट ऑफ रेस्ट, तो स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन। सो अब हम यहां लिखेंगे इफ अ बॉडी continuously changes its position with respect to, WRT stands for with respect to the surrounding। अच्छा, सराउंडिंग्स में लिख चुका हूं, तो अब यहां पर हम चेंज करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन such state of a body is called state of motion। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास, अब क्योंकि हम फोर्स एंड मोशन की बात कर रहे हैं, तो मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन, यानी कि अगर आप किसी भी बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास फिजिक्स की जो ब्रांच होती है इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, है ना। मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं। सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of bodies is called mechanics। ऐसी ब्रांच को कहा जाता है मैकेनिक्स, ठीक है ना। और जो मैकेनिक्स ब्रांच होती है, इस मैकेनिक्स ब्रांच को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। अगर हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे हैं और उसमें अगर हम फोर्स का रेफरेंस नहीं ले रहे, तो ऐसी मैकेनिक्स की टाइप को हम कह देते हैं काइनेमैटिक्स। और अगर हम मोशन ऑफ बॉडीज को स्टडी कर रहे हैं, बॉडीज की मोशन को स्टडी कर रहे हैं, और इस बार अगर हम फोर्स के रेफरेंस के साथ करें, मतलब फोर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, फोर्स के रेफरेंस के साथ करें, तो फिर मैकेनिक्स की इस टाइप को हम कह देते हैं डायनामिक्स। तो पहली बात, अगर सिर्फ मोशन ऑफ बॉडीज है, फोर्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं डेफिनेशन में, तो ये जनरल होती है, इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, यानी कि फिजिक्स की ब्रांच। और उसके बाद इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में, एक को हम कह देते हैं काइनेमैटिक्स और एक को हम कह देते हैं डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स, स्टडी ऑफ motion of bodies with reference to force, सॉरी विदाउट, इसमें आ जाता है विदाउट। काइनेमैटिक्स में हम फोर्स के रेफरेंस के मुताबिक मोशन को स्टडी करते हैं, विदाउट रेफरेंस टू फोर्स, तो ऐसी ऐसी टाइप को हम कह देंगे काइनेमैटिक्स। और फॉर एग्जांपल अगर हम विद रेफरेंस लगाते हैं तो उसको हम कह देते हैं डायनामिक्स, डायनामिक्स, ठीक है। सो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विद रेफरेंस टू फोर्स, with reference to force, then such type of mechanics is called dynamics. So what is the difference? The difference is of force without reference to force और with reference to force। विदाउट रेफरेंस टू फोर्स के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि बॉडी का डिस्टेंस क्या है, जब वो मूव करेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, या उसकी स्पीड क्या है, या उसकी वेलोसिटी क्या है, या उसकी एक्सेलरेशन क्या है ना। तो ये वाली जो चीजें आ जाती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई, तो ये वाली जो चीजें आ जाती है, इसमें हमें फोर्स के रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स के मोशन को स्टडी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या देते हैं सिंपल काइनेमैटिक्स। फिर हमारे पास ऐसी मोशन भी होती है जिसमें हमें फोर्स के रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जब आप न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं, जैसे कि आप मोमेंटम का जिक्र करते हैं, है ना, जैसे कि आप लोग फ्रिक्शन का जिक्र करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का जिक्र करते हैं, सर्कुलर मोशन का जिक्र करते हैं। तो इन 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 चीजों को हम, यानी कि इस टाइप की मोशन को हम फोर्स के रेफरेंस के बगैर नहीं पढ़ सकते, लाजमी आपको फोर्स का रेफरेंस देना पड़ता है। तो फिर वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं डायनामिक्स में। तो भाई ये दोनों की दोनों हमारे पास टाइप्स होती है किसकी,
मैकेनिक्स की। और मैकेनिक्स सिंपल वर्ड्स में ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज या मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरीके से फिर हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट पर मौजूद है ए पर, वो मूव करके गया बी पर। इसने ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर। फिर वो बी से मूव करके गया सी तक, और इस सी तक जाते हुए इसने डिस्टेंस कवर किया फॉर एग्जांपल 4 मीटर। यानी कि उसको ए से जाना था सी पर, उसकी इनिशियल जो पोजीशन थी वो थी ए, और उसको जाना था, उसकी जो फाइनल पोजीशन थी या फाइनल डेस्टिनेशन जो थी वो थी सी। तो उसने जो रास्ता कवर किया वो कैसे किया, पहले ए से बी तक गया फिर बी से लेकर सी तक गया। ठीक है ना, मतलब ये इसकी ड्यूरिंग मोशन है, पहले ए से बी तक गया फिर बी से लेकर सी तक गया। ठीक है ना, लेकिन उसकी इनिशियल पोजीशन ए और उसकी फाइनल पोजीशन सी। तो याद रखिएगा डिस्टेंस वो टोटल लेंथ होती है उस पाथ की जो भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कवर कर चुका होता है। वो पाथ जो बॉडी ने कवर किया, एक्चुअली कवर किया, जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में कवर क्या किया, ऐसे और फिर ऐसे, पहले 3 मीटर बी की तरफ फिर 4 मीटर सी की तरफ। तो ये वो एक्चुअल पाथ है जो कि बॉडी ने कवर किया ए से लेकर सी तक जाते हुए। तो अब ये जो एक्चुअल पाथ है ना, इस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ है उस टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से स्कूल जाएं, तो घर से लेकर स्कूल तक जाते हुए आपको एक पाथ कवर करना होता है, एक रास्ता कवर करना होता है, सही है ना। तो स्कूल सॉरी अपने घर से स्कूल जाते हुए जो आप पाथ कवर करके जा रहे हो, उस पाथ की, उस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ है वो जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस की सिंपल सी डेफिनेशन क्या, इट इज द टोटल length of the actual path covered by a body from one point to the other। ठीक है, एक पॉइंट से यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के दौरान बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर करती है, उस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ होती है, उस टोटल लेंथ को, उस पाथ की सारी लंबाई को बेसिकली हम कहते हैं डिस्टेंस। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या हुआ, द टोटल लेंथ। ये काम की बात है, द टोटल लेंथ वॉट एवर ही हैज कवर्ड या इट हैज कवर्ड, जो भी पाथ उसने कवर किया होगा उसकी टोटल लेंथ निकाल लो, आपको बॉडी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे कि हमारी इस डायग्राम में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया टोटल, वो कितना कवर किया, 7 मीटर। ए से लेकर सी तक जो पाथ कवर किया उसने, पहले 3 मीटर ऐसे फिर 4 मीटर ऐसे, तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है पाथ की, 7 मीटर। तो इस वाली डायग्राम में बॉडी का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 7 मीटर। सो आप यहां लिख सकते हो डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो कितना कवर किया, पहले 3 मीटर्स, इसमें प्लस कर दो फिर 4 मीटर्स, तो आंसर कितना आ जाएगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा टोटल 7 मीटर्स। ठीक है ना, ये हमने किसको कवर किया, ये हमने कौन सा सॉल्यूशन किया, इसका सॉल्यूशन किया, इस डायग्राम का सॉल्यूशन किया, सही है। अच्छा डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है। मतलब जब बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तो वो किसी खास डायरेक्शन में नहीं करती, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करती, उसकी बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो डिस्टेंस हमारे पास एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है। देखो ना, ए से लेकर सी तक जाते हुए एक डायरेक्शन में थोड़ी गया वो, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, पहले वो हॉरिजॉन्टल गया फिर वो वर्टिकल गया। तो मतलब ए से सी तक जाते हुए इसने जो फासला कवर किया, जो इसने डिस्टेंस कवर किया, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं किया, तो इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शनल नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है।
हाँ, अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता तो इसको हम वेक्टर कहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक्चुअल पाथ होता है जो बॉडी को कवर करना होता है। जब आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आपको कोई ना कोई टर्न लेना पड़ता होगा, ऐसा है ना, ऐसा थोड़ी गेट खोला और गेट खोलते ही सीधा सीधा स्कूल में चले गए, ऐसा तो नहीं होगा सीधा। रेयर केस में हो सकता है, क्या पता मेरे घर के सामने स्कूल बना हुआ है, गेट से निकल के सीधा गेट तक चला गया, है ना, वो फिर एक अलग कंडीशन है, रेयर कंडीशन है। वरना आपने एक्चुअल पाथ कवर करना होता है, पहले आप निकले, क्या पता राइट मुड़े, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, ऐसे करते करते आप स्कूल तक पहुंचे। तो आपने जो एक्चुअल पाथ कवर किया वो एक डायरेक्शन में थोड़ी किया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बार बार चेंज हुई डायरेक्शन ना। सो while covering the distance, the body does not have a particular direction, its direction चेंज होती रहती है। तो क्या बनेगी ये बन जाता है हमारे पास स्केलर, डिस्टेंस इज स्केलर, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो हमारे पास जो डिस्टेंस का एस आई यूनिट होता है वो हमेशा मीटर होता है ना। वैसे डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी होता है, डिस्टेंस का यूनिट माइल्स भी होता है, डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर भी होता है, डिस्टेंस का यूनिट फुट भी होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस का यूनिट लाइट ईयर भी होता है। वैसे तो डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन जब हम फिजिक्स में बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की या थ्योरेटिकल यूनिट की बात करते हैं, तो हमेशा हम कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं, एस आई। तो डिस्टेंस का एस आई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यानी कि स्मॉल एम। और अदर यूनिट्स आप लिख लो इसके, अदर यूनिट ऑफ डिस्टेंस और क्या क्या होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, फुट होता इंच होता है, माइल होता है ना, लाइट ईयर होता है। तो ये सारे के सारे डिस्टेंस के यूनिट है, लेकिन ये सारे के सारे ऐसा ही नहीं है, इनमें से ऐसा ही बस एक है, और वो कौन सा है, मीटर। जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होगी, क्या पता किलोमीटर में वैल्यू गिवन हो, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। क्या पता आपको सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन हो, पहले उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। क्या पता माइल्स में या फुट में गिवन हो या इंच में गिवन हो, उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर के अंदर, ठीक है ना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम अपने सॉल्यूशंस को कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस के एस आई यूनिट प्लस उसके अदर यूनिट्स हैं, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो। इसको नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, डिस्टेंस को कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब डिस्टेंस के बारे में आपने जो चीजें याद रखनी है वो ये कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, ये याद रखिएगा। जब तक बॉडी मूव कर रही है, जब तक बॉडी मूविंग है, इसका मतलब वो कोई ना कोई पाथ कवर करती जा रही है, और जब तक वो पाथ कवर करती जा रही है उस पाथ की लेंथ हमेशा बढ़ती जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा, जब तक ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो जब तक वो मूव करता रहेगा, तो मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जो है वो किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। भले वो जिस पोजीशन से स्टार्ट हो, वो मूव करके भले से उसी पोजीशन पर वापस आ जाए, इस कंडीशन में भी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने वो पाथ कवर किया, वो पाथ कवर करके आया। और डिस्टेंस की डेफिनेशन बताती है कि असल में जो पाथ कवर किया होता है उस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो क्योंकि वो कवर करके आ चुका है तो लेंथ जीरो नहीं हो सकती उस पाथ की, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मूविंग बॉडी का कभी भी जीरो नहीं होता। एक और बात, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस। जब तक बॉडी मूव करती जा रही है,
उसका डिस्टेंस हमेशा बस बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। एक दफा वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई मूव करना, अब भले वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, किसी भी तरफ जाए, जब तक वो मूव करेगी इसका मतलब वो पाथ कवर करती जा रही है, और पाथ जैसे जैसे कवर होता जाएगा उस पाथ की लेंथ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जब तक ऑब्जेक्ट मूविंग है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है ना? डिस्टेंस मूविंग बॉडी का कभी भी डिक्रीज नहीं होता और कभी भी जीरो नहीं होता। तो मैंने क्या लिखा? ऑलवेज इंक्रीजेस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी पॉइंट को इस तरीके से, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट डिक्रीज। ये डिक्रीज भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो मूव करता जा रहा है उसका पाथ बढ़ता जा रहा है, पाथ बढ़ता जाएगा तो मतलब वो लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ती जा रही है मतलब डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। एक और चीज, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव भी नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? स्केलर है ना, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं है। और क्योंकि ये जस्ट स्केलर है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ नंबर आएगा। तो जब आप पूरी लेंथ निकालोगे पास की तो वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता भाई? मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना? फिर क्या हो सकता है? हमेशा बढ़ेगा। जब तक बॉडी मूव करती जा रही है डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्टेंस के साथ एक और कॉन्सेप्ट की, और वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आसान से लफ्जों में समझाता हूं। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जो बॉडी के इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दे। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर जो बॉडी के इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करवा दे, जोड़ दे, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर एग्जांपल इस डायग्राम की बात करते हैं। इस डायग्राम में इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। इस पॉइंट में बॉडी का फाइनल पॉइंट क्या था? सी। तो हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जो कि बॉडी के इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ेगा। तो आप ऐसे वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तो जोड़ के चेक करें तो वेक्टर कैसे बनेगा? ए से लेकर सी तक ये आ गया एक वेक्टर। पता है ये वेक्टर क्या कर रहा है? ये वेक्टर बॉडी के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है बॉडी के फाइनल पॉइंट से। तो आप ऐसे वेक्टर को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डी और डी के ऊपर आप लगा देंगे एरो, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर हमेशा एरो लगाते हैं। ठीक है ना? तो डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो बॉडी ने एक्चुअल पाथ कवर किया उसकी लेंथ। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर जो बॉडी के इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दे, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज अ वेक्टर। अब देखो इसकी डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट हो रही है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर दैट joins the initial position of a body to the final position. Such vector which joins the initial position of a body to its final position, such vector is called displacement. इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती है ना? डिस्टेंस covered by a body in a particular direction. In a particular direction, ये भी हो सकती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होगा, बाय नेचर दोनों डिस्टेंस हैं। डिस्टेंस तो है ही डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी बाय नेचर डिस्टेंस ही है। ठीक है ना? लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जो कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कवर करे एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन को चेंज किए बगैर। तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन होगा, और वो क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट।
तो अगर कोई भी दो गिवन पॉइंट्स हो ना और उनके दरमियान आपने डिस्प्लेसमेंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद एरो लगा देंगे, वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट चली जाए तो मतलब फिर आप ऐसे डिस्टेंस को क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या फिर एक और बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम डिस्टेंस होता है इसको आप क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना? तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट ए पर था और इसको कहा जाए कि आप सी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करें, ऑप्शन क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट के अलावा कोई होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा शॉर्टेस्ट से ग्रेटर होगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना? इसी वजह से आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन सबसे ज्यादा याद रहती है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पर इस डायग्राम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम यहां पर इसको कैलकुलेट करना चाहें, जैसे हमने इस डायग्राम में डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो कितना आया था? 7 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है तो हमेशा टोटल लेंथ निकाली जाती है जो बॉडी ने कवर की होती है, और जब डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है ना तो टोटल नहीं निकाली जाती। बस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक जो वेक्टर बन रहा होता है उसको कैलकुलेट करना होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है ना? तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के लिए हम यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला होगा पैथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है ना? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेनियस। तो इस डायग्राम में हमारे पास जो बेस है वो कौन है? ए से लेकर बी तक बेस। बेस की वैल्यू क्या है? बेस मतलब है कौन? ए बी। और इस बेस की वैल्यू क्या है? 3। इस डायग्राम में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और बी सी की वैल्यू क्या है? 4 मीटर। और इस डायग्राम में हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि ए सी क्या है? ए सी ही तो डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट है कितना? इसका फॉर्मूला क्या? पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें वो हमेशा बराबर आता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब हम वैल्यूज पुट करें अगर यहां पर, व्हाट इज एच हियर? एच हमारा कौन है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये डिस्प्लेसमेंट और इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। स्क्वायर रिमूव करेंगे इस साइड से तो इस साइड पर पूरे पर रेडिकल आ जाएगा। क्या आ गया? पूरे पर रेडिकल। और रेडिकल में किस किस की वैल्यूज? बेस की वैल्यू का स्क्वायर, और बेस कौन है? 3, तो 3 और 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है? 4, और 4 पर ये आ गया स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी आपने, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25, है ना? और 25 का परफेक्ट रेडिकल 5 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो जनाब पता ये चला कि इसी डायग्राम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो कर रही है 7 मीटर, है ना? इसी डायग्राम में बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कर रही है 7 मीटर, और इसी डायग्राम में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया? 5 मीटर। देखो अलग अलग वैल्यूज हैं तो ये अलग अलग होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। एक नॉन डायरेक्शनल है, एक को हम स्केलर कह रहे हैं, तो दूसरा वाला डायरेक्शनल है, तो दूसरे वाले को हम वेक्टर कहेंगे। डिस्टेंस निकालने का तरीका अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका अलग होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना? तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन दिस डायग्राम इज 7 meters, whereas the displacement covered by the body in this diagram, in the same diagram, is 5 meter. तो पैथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। और इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट की भी सारी वही कंडीशन। सबसे पहले यहां पर आप लिख दो कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस स्केलर है
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये एक प्रॉपर डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट के और डिस्टेंस के सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस हैं, बाय नेचर दोनों डिस्टेंसेस ही हैं, बाय नेचर दोनों की दोनों लेंथ ही है। तो जब बाय नेचर दोनों लेंथ है, बाय नेचर जब दोनों डिस्टेंस है, तो दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस का जो एस आई यूनिट था वो क्या था, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का भी एस आई यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। सो इट्स एस आई यूनिट इज मीटर, एम, ठीक है। अच्छा, बाकी यूनिट्स वही सेम है सब कुछ, मैं वो दोबारा लिखवा नहीं रहा, जिसमें सेंटीमीटर था। अदर यूनिट्स, डिस्प्लेसमेंट के अदर यूनिट्स क्या होंगे, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, फुट होगा, इंच होगा, माइल्स होगा, लाइट ईयर होगा। तो ये सारे के सारे इसके अदर यूनिट्स में आ जाते हैं। तो जो यूनिट डिस्टेंस का वही यूनिट डिस्प्लेसमेंट का, जो डायमेंशन डिस्टेंस की वही डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की, सही है ना। जो सिंबल डिस्टेंस का वही सिंबल डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन बस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट के सिंबल पर हमेशा एरो आता है। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट के सिंबल पर हमेशा एरो आता है, क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, एक चीज और, अ, ये नोट करिएगा, ये वाला पॉइंट यहां से रब कर रहा हूं मैं, जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, अब देखें, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट पर मौजूद है, ये रहा। इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ए। हाँ लियो, नीचे से चाबी मेरी उधर रखी हुई ऑफिस में। ओके, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ए। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट बी तक मूव करके गई, ये ऑब्जेक्ट मूव करके गया यहां पर, ये आ गया पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए पर जब था तो आपने इसका एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर। जब वो पॉइंट ए पर थी बॉडी, तो पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको हम कह देंगे R1, यानी कि फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, यानी कि वो पोजीशन वेक्टर जो कि इनिशियल पोजीशन को शो कर रहा है। फिर उसके बाद वो कुछ देर के बाद मूव करके बी तक आ गई, तो अब इसका बनेगा फाइनल पोजीशन वेक्टर। और फाइनल पोजीशन वेक्टर को हम बना देते हैं ये पॉइंट बी, ठीक है ना, ये आ गया पॉइंट बी। अब फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट बी तक का वेक्टर, और उसको हम कह देंगे R2। अगर आप चाहें तो R1 की जगह RA भी कह सकते हैं, और इसको R2 की जगह पे RB भी कह सकते हैं। R1 वो पोजीशन वेक्टर है जब ऑब्जेक्ट ए पर था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और R2 वो पोजीशन वेक्टर है जब ऑब्जेक्ट बी पर आ गया तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये पोजीशंस लोकेट कर रहे हैं, R1 और R2। और ये जो है ना, बॉडी बेसिकली मूव करके आई कहां से कहां पर, ए से लेकर बी तक, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम कहते हैं डेल्टा आर। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डेल्टा आर बना है, इसी को हम कहते हैं कि ये डिफरेंस होता है, और इसी को हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला। जो भी आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन है, उसकी वैल्यूज में से इनिशियल वैल्यूज को माइनस कर दो इनिशियल पोजीशन वेक्टर की, यू विल गेट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, इसको मैं वर्ड्स में भी लिखवा देता हूं। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो आपने हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना होगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर को, तो आपको मिल जाएगा उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से नोट करते रहिएगा, जो मैं प्रीवियस लिखवाता जाऊं उसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि फिर मैं रब कर देता हूं, जाहिर सी बात है। इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे उसके डिस्टेंस के, कि डिस्टेंस किसी भी मूविंग बॉडी का कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी मूविंग बॉडी का नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी किसी मूविंग बॉडी का डिक्रीज नहीं हो सकता, और डिस्टेंस हमेशा मूविंग बॉडी का सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होता रहता है जब तक बॉडी मूव करती जा रही है। अब इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट of a body can be जीरो। सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट हुआ, मूव करने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये मूव करके गया पहले ऐसे, फिर ये मूव करके गया ऐसे, फिर ये मूव करके गया ऐसे, और फिर ये मूव करके आ गया वापस इस तरफ। तो ये जहां से स्टार्ट हुआ ये मूव करके वापस वहीं पर आ गया। अब एक चीज और सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ यहां पर आके रुक जाता, यहां पर आके रुक जाता, ये इसका इनिशियल पॉइंट होता ए और ये इसका फाइनल पॉइंट होता बी। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और यहां पर आके रुक गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आके रुक गया, तो हम कहते हैं इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा इनिशियल से फाइनल तक का स्ट्रेट लाइन। ये क्या होती, ये डिस्प्लेसमेंट होता, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या होता, डिस्टेंस ये सारा होता, ये डिस्टेंस है सारा, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, आपको क्या मिलता है, टोटल डिस्टेंस। लेकिन ये है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वाला, स्ट्रेट वाला। अगर ये यहां पर आके रुक जाता तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहां पर नहीं रुका, ये इसका फाइनल पॉइंट नहीं है, ये यहां से कंटिन्यू रहते हुए उसी पॉइंट पर आ गया जहां से ये शुरू हुआ था। अब मुझे बताओ, अगर वो जहां से स्टार्ट हुआ और वो वहीं पर आके रुक जाए, तो मतलब उसी एक जगह पर इनिशियल पॉइंट भी, उसी एक जगह पर फाइनल पॉइंट भी। क्या वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर सकते हो। क्या था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़े। तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए, तो आप वेक्टर थोड़ी बना सकते हो डिस्प्लेसमेंट वाला। तो अगर नहीं बना सकते तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, इफ अ बॉडी आफ्टर मूविंग comes back to its initial position, then its displacement will always be zero। तो इसका मतलब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। देखो ना, डिस्टेंस जीरो थोड़ी है। इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, इसकी लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। तो इन सबको प्लस करो तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो याद रखिएगा, अगर बॉडी मूव करके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे, इफ अ बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर मोशन, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो। ठीक है ना। सो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता भाई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, ये वाहिद पॉइंट है जिस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए। अदरवाइज अगर वापस नहीं आ रही तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी नेगेटिव
हमें पता तो है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव होती हैं। जो भी डायरेक्शनल क्वांटिटीज है, डायरेक्शनल क्वांटिटीज नेगेटिव हो सकती है। अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के ओपोजिट है तो वो नेगेटिव होगा, है ना। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इस वजह से नहीं लिख पा रहे क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस के बारे में हमने लिखा था डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन हमने यहां लिखा हुआ है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव तो हो सकता है लेकिन साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर दो वेक्टर्स बने हो डिस्प्लेसमेंट के, अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी नेगेटिव। एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट of a moving body can decrease। क्या लिखा था हमने डिस्टेंस में? डिस्टेंस किसी भी मूविंग बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। नंबर टू, डिस्टेंस कभी भी मूविंग बॉडी का नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। नंबर थ्री, हमने लिखा था कि जब तक बॉडी मूव कर रही है, मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा हमेशा इंक्रीज होता है। लेकिन अब हमने यहां पर क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी का डिक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज कैसे? ये देखो, इसी डायग्राम में चेक करो या यहां पर बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है ए से, ये मूव करके जा रहा है पहले अपने इनिशियल पॉइंट से ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर आने के बाद टर्न लेके यहां पर आ जाए, यहां पर पहुंचा और यहां पर पहुंचने के बाद ये रुक गया, ये रुक गया, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाऊंगा? यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट, ये क्या बनेगा? ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही ना, डिस्प्लेसमेंट ये तो बनता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर रुकता नहीं, ये ऐसे गया, ऐसे मुड़ा, अब यहां पर रुका नहीं, यहां पर रुके बगैर वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आना शुरू हो गया, ऐसे। अब आप मुझे बताओ कि अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाए, तो पता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जब ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ नहीं मुड़ा था, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक इतना था। अगर ये वापस अपनी पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाए, ये मूव करता हुआ आ रहा है, तो ये देखो, अगर यहां पर आके रुका तो डिस्प्लेसमेंट इतना रह गया। अगर ये और आगे आ जाए, यहां पर आके रुक जाए, तो डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। अगर ये मजीद आगे आते आते वापस यहां तक आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव करके जाए और मूव करने के बाद अगर वो रिटर्न होके अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। क्योंकि जब तक वो इनिशियल पोजीशन से अवे जा रहा है, अवे, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। लेकिन घूमने के बाद वापस वो इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कम नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस पाथ है, जो उसने पाथ कवर किया वो पाथ बढ़ता जाएगा। भले करीब भी आते रहे लेकिन पाथ बढ़ता जाएगा। तो क्योंकि पाथ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है इनिशियल से फाइनल तक, और अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के करीब आती जाए, तो डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है? एक चीज और भाई, जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा या तो ज्यादा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ये भी याद रखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। या तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, वरना ज्यादा से ज्यादा ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाली कंडीशन में देख लो,
या कंडीशन दूसरी, अभी हमने वो सॉल्व तो किया था, बनाने की जरूरत नहीं है। याद है वो डायग्राम बनाई थी राइट एंगल ट्रायंगल वाली, उसमें डिस्टेंस कितना आया था हमारा, 7 मीटर, और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 5 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम और डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा। तो याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, अदरवाइज ये हमेशा बराबर होंगे। एक कंडीशन में बराबर होंगे, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ही मूव करके चले जाए, स्ट्रेट मूव करके चला गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, स्ट्रेट चला गया, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यही इसका एक्चुअल पाथ है। तो अगर स्ट्रेट चला जाए तो हम कहेंगे कि भाई यही इसका डिस्टेंस है और यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इस वाली कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए। अगर स्ट्रेट नहीं होगा पाथ तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना। तो जब तक पाथ स्ट्रेट है तो इन दोनों की वैल्यूज हमेशा बराबर है। लेकिन अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है, जो कि ज्यादातर कंडीशंस में नहीं होता, तो अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये वाली बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक और चीज, रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। एक और पॉइंट इसको ध्यान में रखिएगा, और ये पॉइंट बेस कर रहा है जो भाई अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमें क्या बताता है, ये पॉइंट बताता है कि अगर हम डिस्टेंस का रेशो निकालें डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये बता रहा है कि या तो आंसर हमेशा 1 से इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, या तो आंसर हमेशा ग्रेटर से 1 आएगा, सॉरी 1 से ग्रेटर आएगा, ठीक है ना। या तो आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा और अदरवाइज इक्वल टू 1 आएगा। तो भाई इसका रेशो का आंसर या तो 1 हो जाएगा, या फिर इसी रेशो का आंसर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। इसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं आपको इसको भी प्रूव करवा दूं। याद है अभी मैंने आपको एक बात बताई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट चला जाए, तो स्ट्रेट जाने की कंडीशन में जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल 5 मीटर डिस्टेंस तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो 100 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज बराबर है तो भाई सेम वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 100 डिवाइडेड बाय 100 1। तो ये वाली कंडीशन कब होगी, रेशो का आंसर 1 कब आएगा, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर ये बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर ये बराबर नहीं है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अभी बड़ा, या तो बराबर होंगे वरना डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। और अगर याद रखिएगा डिस्टेंस बड़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट का रेशो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। कैसे, डिस्टेंस ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कम। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 9 मीटर। मैथमेटिक्स सेज दैट कि अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आता है ना। ऊपर 50 नीचे 25, आंसर 1 से ज्यादा। आप करके चेक कर लीजिएगा, एक एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेना, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, हमेशा आंसर 1 से ज्यादा आएगा, हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। तो क्या क्या समझे हम कि अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो है, यानी कि डिस्टेंस ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो है तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज, वो क्या, इस रेशो का आंसर या तो हमेशा 1 आएगा या 1 से ग्रेटर होगा। बस 1 कब आएगा, जब इन दोनों की वैल्यूज बराबर होंगी, और 1 से ज्यादा कब आएगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब ये मत पूछिएगा कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, हो ही नहीं सकता ना, अभी तो सीखा
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी वजह से सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो या तो वन आंसर आएगा रेशो का, इस रेशो का, या तो इस रेशो का आंसर हमेशा वन से ज्यादा होगा। और अगर इस रेशो को हम कर दें उल्टा, ऊपर आ जाए डिस्प्लेसमेंट और नीचे आ जाए डिस्टेंस, तो अब क्या होगा आंसर? अब अगेन ये वाला तो सेम रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो अभी भी रेशो का आंसर वन आएगा, है ना? भाई 5/5 उल्टा कर दो 5/5 तब भी सेम है। 10/10 उल्टा कर दो 10/10 तब भी सेम है ना? लेकिन इस वाले पॉइंट पर फर्क पड़ जाएगा। एक बार डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ गया, डिस्टेंस नीचे आ गया, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ जाए, डिस्टेंस नीचे आ जाए, बड़ी वैल्यू नीचे चली गई, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बड़ी हो तो आंसर हमेशा वन से कम आता है। सही है ना? इस पॉइंट को मैं एक्स्ट्रा आपको लिखवा देता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैं बता रहा हूं इस बार अगर रेशो हो, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि इस बार डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा और डिस्टेंस अपॉन में आएगा, तो आंसर क्या होगा? इज इक्वल और लेस देन वन। या तो इक्वल टू वन या लेस देन वन, यहां पर या तो ग्रेटर देन वन या फिर इक्वल टू वन। ठीक है ना? अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट चला गया ऊपर और डिस्टेंस आ गया नीचे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। या तो आंसर अभी भी वन रहेगा, ये वन कब रहेगा? जब डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये दोनों बराबर हो, ये सिचुएशन में इस रेशो का आंसर वन आएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और अपॉन में डिस्टेंस है, तो इस कंडीशन का आंसर वन से लेस होगा। कब? जब डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। तो ये दो सिचुएशन याद रखिएगा, ठीक है ना? अगर तो ये दोनों बराबर हुए तो भाई रेशियो कैसा भी कर लो, हमेशा आंसर वन आना है। लेकिन अगर डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हुई, दोबारा बता रहा हूं, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान में फिट कर लो। तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हुआ इस कंडीशन के अलावा, अगर ये नहीं होगा तो हमेशा ये होगा। अगर ये सिचुएशन नहीं हुई तो हमेशा ये सिचुएशन होगी, हमेशा। और अगर ये सिचुएशन हुई और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ डिस्टेंस नीचे हुआ, तो इस रेशो का आंसर हमेशा वन से कम आएगा। अदरवाइज अगर डिस्टेंस ऊपर हुआ डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, इस रेशो का आंसर हमेशा वन से ज्यादा आएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ऊपर वैल्यू बड़ी नीचे छोटी तो आंसर वन से ज्यादा, ऊपर वैल्यू छोटी नीचे वैल्यू बड़ी तो आंसर वन से कम। सिंपल बात कर रहा हूं मैं मैथमेटिक्स की। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास जो है वो